बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑपोजिशन जितने चाहे मर्जी हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नेंस के अंदर, उनकी सियासत के अंदर कीड़े निकाले, लेकिन एक बात आज फिर से साबित हो चुकी है, वो ये है कि क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर स्किपर इमरान खान साहब हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात आईसीसी के एक रीसेंट किए गए पोल के मुताबिक साबित हुई है। हुआ कुछ यूं कि आईसीसी ने एक सोशल मीडिया पे पोल स्टार्ट किया जिसका वक्त वोट करने का 24 घंटे का था, और उस पोल का मकसद सिर्फ ये था कि बेस्ट कैप्टन कौन है, उस हवाले से जो है ये पोल किया गया। उसके अंदर जो नॉमिनेशंस थे, इमरान खान साहब थे, और इमरान खान साहब का मुकाबला किसके साथ था? विराट कोहली साहब के साथ था, जो कि डेफिनेटली इस टाइम पे मौजूदा कैप्टन है इंडिया के। उनका मुकाबला था द लेजेंडरी एबी डिविलियर्स के साथ, उनका मुकाबला था डेफिनेटली मैकलेलन के साथ, और इन तीनों को पिछाड़ते हुए इमरान खान साहब जो हैं वो जीत गए, और उनको खिताब दिया गया द परफेक्ट कैप्टन का। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पर चाहने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, और जब वोटिंग हुई, नतीजा निकला, तो कुर्रा निकला इमरान खान साहब के लिए, द परफेक्ट कैप्टन के लिए। द परफेक्ट कैप्टन सियासत में भी परफेक्ट कैप्टन ही निकले, इसलिए क्योंकि सियासत में भी उन्होंने अपने हरीफों को, जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनको काफी टफ टाइम दिया है, दीवार से लगाया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस द परफेक्ट कैप्टन की बात करूं गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अवाम के लिए, तो उसमें अभी भी हम सबको इंतजार है कि गवर्नेंस में, परफॉर्मेंस में, डिलीवरेंस में अवाम के लिए इमरान खान द परफेक्ट कैप्टन कब साबित होंगे। इस सब के लिए मैं दुआ गो भी हूं कि अल्लाह करे कि मैं वो दिन भी देखूं, ये गुनाहगार आंखें वो दिन भी देखें, वो दिन भी महसूस करें जिस दिन द परफेक्ट कैप्टन क्रिकेट की दुनिया के, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम की गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस के लिए भी द परफेक्ट कैप्टन साबित हो। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शो का आगाज करना चाहूंगी। आज के पैनलिस्ट के साथ आपको रूबरू करा देती हूँ। आज बड़े अरसे के बाद हम सारे लाइक माइंडेड पीपल एंड सम लाइक माइंडेड पीपल ऑल्सो इकट्ठे हुए हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी सलमान आबिद साहब ने, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से भरपूर फरमाइश पर इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। लतीफ़ चौधरी साहब हैं और सलमान आबिद साहब है मेरे साथ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लतीफ़ चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों को मैं एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, द परफेक्ट कैप्टन, आज हमें सरप्राइज दे दिया भाई। ही बिकेम द परफेक्ट कैप्टन फॉर एवर, और इंडिया को हमने पिछाड़ दिया, भारत को हमने पिछाड़ दिया। ये जो है हमें सरप्राइज कब मिलेगा? जब हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब सिर्फ क्रिकेट की दुनिया के परफेक्ट कैप्टन नहीं है, अवाम के लिए भी, हुकूमत में भी, गवर्नेंस में भी वो परफेक्ट कैप्टन है। ये सरप्राइज कब मिलेगा हम लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनेश। शायद आपने वो हमारे सीनियर एंकर इसरार कसाना साहब का प्रोग्राम नहीं देखा यूट्यूब पे आज से चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पहली मरतबा ये सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ कि मैं इमरान खान के साथ था। ये 20-25 साल पहले की बात है। उनकी शादी के बाद इंटरव्यू करने में गया तो रास्ते में बहरल कट इट शॉर्ट एक प्रोफेसर साहब है लाहौर में, उन्होंने इमरान खान का हाथ देखा तो कहते हैं मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा, इमरान खान को भी कहते ये बात नहीं पता, मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, लाहौर में ही है, पत्नी भी जिंदा है, याद वी डोंट नो, कि आपने क्या खास इनके हाथ में देखा है? उन्होंने कहा इनके हाथ में डबल लक लाइन है। वो शख्स रेयर पीपल हैं जिनके हाथ में डबल लक लाइन होती है, मतलब फ्रॉम हिज साइंस टू केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप कहें। तो उन्होंने कहा कि ये वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि जब किसी चीज का तहैया कर ले फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, वो फिर चलते ही जाते हैं। तो गवर्नेंस का कहने का मेरा मतलब ये है, ये कब रियलाइज करेंगे कि आप आवाम को डिलीवर करना है? मैं ये समझता हूं कि अगर वो परफेक्ट स्किपर क्रिकेट में साबित हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी वो परफेक्ट हो गया, मेरा ख्याल है कि इस साल के एंड तक या जब इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, शायद आपको अपनी स्टेटमेंट को रिव्यू करनी पड़े।
Nobody is perfect in this world. You cannot say there is thing that 100%. लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, बड़े अबाउट टर्न लिए, बड़े यू टर्न लिए, 5 साल इनके बिल्कुल पूरे होंगे, वो बाई इलेक्शन भी करेंगे, वो सेनेट के इलेक्शन में भी अब आगे उन्होंने इमरान खान से देखा सेनेट के इलेक्शंस में क्या देखिए इमरान खान से मुतासर होके अब पीडीएम वालों ने भी यू टर्न लेने शुरू कर दिए. दे आर बैक टू स्क्वायर वन. मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में क्या कहा था, कागज है लिख लें, वही हो रहा है. मैंने कहा था बाय इलेक्शन में भी वो आएंगे, सेनेट इलेक्शन में भी वो आएंगे, और डेजिग्नेशन उसके बाद में होंगी, और शायद वो हो ही ना. लॉन्ग मार्च अगर होता है छोटा मोटा इस्लामाबाद में होगा, पिंडी में नहीं होगा, वो भी फेस सेविंग के तौर पे होगा. एवरीबडी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टरवर्ड, वेटिंग फॉर एवरीबडी. यू मीन ऑपोजिशन आल्सो एवरीबडी. विल लिव हैप्पीली एवर. 2023 तक फिर वो इंतजार करेंगे और फिर जो. अच्छा, अभी आई नो यू वांट टू जंप ऑन टू ऑपोजिशन, लेकिन मैं अभी फिलहाल इमरान खान साहब द परफेक्ट कैप्टन वर्सेस अवाम करना चाहती हूं, और फिर अगले सेगमेंट में हम ऑपोजिशन के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, जिस तरह से आप बात करें. सलमान आबिद साहब, ऑपोजिशन की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो परफेक्ट कैप्टन हैं, वो गवर्नेंस में, डिलीवरेंस में इतने गुमसुम क्यों हो गए सलमान आबिद साहब? क्या उसकी ये वजह है कि जो द परफेक्ट कैप्टन है वो अपने चश्मा लगाकर काले रंग का अपने लॉन से बाहर नहीं निकलते? वो अलग बात है कि महंगाई के ऊपर हर रोज वो ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, हर रोज मीटिंग हो रही होती है, हर रोज इजलास हो रहा होता है, लेकिन फर्क रत्ती भर नहीं पड़ता. उसकी वजह क्या है? देखिए बीनेश, एक बात तो ये मेरे लिए ये खबर इतनी बड़ी अहम नहीं है कि इमरान खान साहब जो है जिस अंदाज से उन्होंने आज लीजेंड कैप्टनसी का जो बात की है, क्योंकि वो क्रिकेट के बेताज बादशाह थे, अपने दौर के कप्तानों के मुकाबले में भी वो बहुत पॉपुलर थे. इसीलिए तो बड़ी खबर इसीलिए है, मैं कह रहा हूँ, अपने नहीं दौर मैं से कह रहा हूँ अब तक ये कितने दौर गुजर चुके, कितने अखबार मैं कह रहा हूँ गुजर जो चुके. आज आईसीसी ने रिजल्ट अनाउंस किया, ये मेरे लिए कोई ऐसा हैरान को रिजल्ट नहीं है. इमरान खान इन सब में बहुत बेहतर है. एक बात खुश हो रही है, खान साहब भी अब सवाल ये खुश है, हुए. नहीं अब सवाल ये है जिस पॉइंट पे आप लेके आई हैं, देखिए जो गवर्नेंस है ना पाकिस्तान की, ये एक बड़ा सीरियस इशू रहा है. ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा सीरियस इशू रहा है, पीएमएलएन के लिए भी सीरियस इशू रहा है, और इमरान खान जो जिस किस्म के जज्बाती नारे लगा के बड़े बड़े दावे करके इक्तदार में आए थे, उनको भी इक्तदार में आके पता चला कि ये जो गवर्नेंस है ये एक बहुत मुश्किल चीज है, इतनी आसान नहीं है जितनी उन्होंने अपोजिशन में बैठ के समझ ली थी. एक बात. दूसरी बात है कि गवर्नेंस को ठीक करने के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, यानी आपकी टीम की सिलेक्शन कैसी है, यानी आपके पास रोड मैप क्या है, मसलन आपके पास डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या प्लान है, आप किस तरह से पावर शेयर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म्स क्या हैं, वहां स्टिल इमरान खान इस वक्त भी एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पे खड़े हैं. उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि 3 साल के या पौने 3 साल का इक़्तिदार इनका है, उसमें पहला साल तो वो इस कश्मोकश में रहे कि उन्हें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे. दूसरा साल जो है वो मुकम्मल तौर पे कोविड के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आया. अब जाके उन्होंने दोबारा एक ट्रैक इख्तियार करने की कोशिश की है. उसमें वो कितना कामयाब होते हैं, कितना रिवाइव करते हैं इकोनॉमी को, गवर्नेंस को, ये उनके लिए आज भी एक चैलेंज है. वही मैं कह रहा हूं, होंगे नहीं होंगे, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. अगले दिन प्राइस नीचे क्या जाती है, उल्टा और इंक्रीज हो जाती है. वही मैं कह रहा हूं, जो माशी सूरत हाल है वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो पीडीएम नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा अपनी हुकूमत है, अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी माशी सूरत हाल है, अपनी महंगाई है जिस पे उन्होंने कंट्रोल करना है. अगर वो 2021 में इसमें कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखाएंगे तो फिर 2022 और 23 में भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली शायद ना आ सके. ये गोल्डन यानी कि इमरान खान की हुकूमत में एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, ये ईयर है 2021. अगर उसमें ये अपनी परफॉर्मेंस के कुछ बुनियादी खदोखाल वाजे नहीं होंगे, अवाम का इन पर एतमाद बहाल नहीं होगा, तो फिर लोग ये कहेंगे कि इमरान खान के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है. ये देखे सलमान आबिद साहब ने, ब्रिगेड साहब, उनका हाथ देखे बगैर ये पूरी प्रेडिक्शन कर दी है कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट. याद रखिए माफिया. आई कम बैक टू यू लतीफ चौधरी साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मैं खुशामदीद कहूंगी. इमरान खान साहब वर्सेस अगर हम अवाम की बात करें तो उसमें 2 चीजें हम कभी नहीं भूल सकते. एक जो रिसेंट हुआ विच इज उसामा सती वाला वाकया, और एक इससे पहले बिल्कुल मिलता जुलता एक रेप्लिका वाकया हुआ था साने साहिवाल का. वहां 55 गोलियां थी, यहाँ 22 गोलियां हैं. वहां पर भी हमने देखा कि रियासती जुल्म जबर सामने आया, बाइज्जत बरी किया गया. यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन जो जुडिशियल रिपोर्ट सामने आई है, हमने देखा कि उसामा रियासत के जुर्म का निशाना बना, और आज उसके घर वाले, उसके वालिदैन जो हैं वो रियासती बेहिसी का निशाना बने. दुबे इमरान खान साहब ने अपने घर में बुला के काला चश्मा लगा करके उनके साथ अफसोस किया. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरा ख्याल है कि आपको ये कहना चाहिए था कि तेन काला चश्मा
जचदा है, मैंने कहा कुछ गोरे आपके लिए मुखड़े भी छोड़ थे। दूं सर? हाँ, तो वो उनको काला चश्मा जचता नहीं है। पर हैंडसम तो है सर, हैंडसम है तो वो हैंडसम इस के उम्र चक्कर में तो भी- 2.5 साल गुजर गए, इस उम्र में भी उनको और मजीद अब काले चश्मे के राज में कहीं अगले 2.5 साल ना तो गुजर जाए। अब उनकी लक देखे इमरान खान की हम्म, कि हमारे जो मोहतरम दोस्त साथी हैं ना, इन्होंने फरदौश आशिक अवान और वो जो गिल साहब हैं, वो शहबाज गिल। हैं शहबाज गिल और वो शिबली फराज, अहमद फराज का, जो मैं तो नहीं कहता कि भी वो नहीं, बड़े बेटे हैं आदमी उनके, थे, जाहिर सी बात है हाँ, तो। तो उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो जिस वजीर आजम को मुफ्त में ऐसे मिले हों उनकी वकालत करने के लिए, तो वो परफॉर्मेंस पे या उन पे वो क्यों वो काला चश्मा नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? तो काला चश्मा लगाएगा। और अवाम के जो लोग महंगाई का शिकार हैं, इनको तो महंगाई काले का पता चश्मे ही से नहीं। इन्होंने इंसाफ नहीं मिलता ना। हाँ, इनको 30 उसामा सत्ती की फैमिली को मैं आपको सुकून नहीं बताता हूँ, मिलेगा। अभी मैं आऊंगा हाँ, इस बात पे। हाँ। इनको 30 रुपए का अंडा मिले, 50 रुपए का मिले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई इनका इन्होंने ना अंडा खाना तो ना बनाना, सारा फारग काम है। तो जो अंडा हमारे जैसे जो जाते हैं स्टोर पे ग्रोसरी लेने, उनको तकलीफ होती है। और उसामा सत्ती का आपने वाकया कहा, और उसमें इमरान खान का जो रोल है, तो एक बात जहन में रखें, जो मैंने उनका एक तजिया एक शख्सी उनका किया है, तो उनके अंदर 2-4 खूबियाँ हैं। एक खूबी तो ये है कि वो किसी भी चीज़ को उसको उनके लिए कोई मामूल की बात है। उसामा सत्ती क्या है, वो एक बंदा पुलिस मुकाबले में लड़का मारा गया, ख़त्म बात। उनको क्या इससे लगे? यहाँ साहिवाल में मारे गए, उनको क्या इस चीज़ से मामला है? वो तो किसी के जनाजे पे नहीं जाते। उनका जो करीबी जो दोस्त था, क्या नाम था उनका, नईमुल हक, वो उनके जनाजे में नहीं गए। वो इन मामलात से मावरा हस्ती हैं, क्योंकि उनको उन्होंने बता दिया कि उनके हाथ में डबल क्लिक लगा, लाइनें हैं, डबल लक लाइन्स हैं। हाँ, तो जहाँ डबल तो वो क्लिक हर जगह हो, बचा तो लेंगे। जहाँ डबल क्लिक लगा हो, वहाँ कौन मतलब के कौन अवाम और कौन मैं और कौन कोई और। तीसरी लाइन भी ऐड करेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने वो लाइन बोली नहीं, इनकी अपनी भी लाइन भी है ना। ये लोग भी तो साथ हैं, तो 3 लाइन हो गए ना इमरान खान साहब के हाथ सिकंदर ने में। कहा था, डबल लक और एक इनकी लाइन। सिकंदर के बारे में कहते थे कि उसको किसी ने हाथ देख के बताया कि तुम्हारे हाथ में ना बादशाह बनने की लकीर नहीं है। तो उसने अपने तलवार पकड़ी और उस पर एक लकीर बनाई। उसने कहा कि उसने पहले उससे पूछा कहाँ होती है, उसने कहा इधर होती है। उन्होंने कहा हूं बन गई ना लकीर, तो वो ठीक है। तो इन्होंने तीसरी भी बना देनी है, तो मारे हमने जाना है। तो हुई है हाँ, सर। इन्होंने बनाई भी है, लेकिन इन्होंने वो भी अब बड़े परेशान है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि खान साहब, हाँ, खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब, वो हर गेंद को पास कर रहे हैं। वो कहते हैं यार साढ़े लिए ना करी जाए, कुछ गेंद को खेल भी लाए, हर गेंद साढ़े लिए ना छड़ी जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो उनकी कैप्टेंसी का जो मुआवजा किया है, तो ये मुआवजा जिन्होंने आईसीसी ने किया, उनको मेरा ख्याल है पता नहीं, कोहली से उनका मुकाबला, वो 70 साल के और वो अभी 28-29 साल का यंग आदमी, तो उसके साथ उनका क्या मुकाबला है? उनके दौर के क्लाइव लाइट थे, ग्रेग चैपल थे, ग्रेग चैपल, माइक ब्रेडली। आज बेस्ट वजीर आजम का कंपटीशन करा ले सोशल मीडिया पर, बेस्ट वजीर आजम का कंपटीशन सोशल मीडिया पर करा ले, नहीं पूरी दुनिया में, उसमें भी इमरान खान साहब नंबर 1 पे निकलेंगे। क्योंकि आगे 5 कंप्यूटर पे डबल क्लिक है। दिनेश आगे बहुत ज्यादा सर, आप मुझे परेशान लग रहे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल परेशान नहीं, इन्होंने तो अगले 5 साल मैं सोचती हूँ ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेने के बाद आके तसल्ली से बात करते हैं, आपकी जरा चाय भी लगवाती हूँ। बच्चे लोगों के मर रहे हैं, वो कोयटा गए। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, इमरान खान वर्सेस ऑपोजिशन के ऊपर तो हमने बात कर रही है डेफिनेटली और एक्सटेंसिवली करनी है, और यहाँ पे जो मेरा पैनल है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी है इस हवाले से गुफ्तगू करने में। तो सलमान आबिद साहब, आपसे इस बारे में आगाज़ कर लेते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब इज हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, बड़े डिसेंट, वज़नदार और बड़े एग्रेसिव किस्म के पॉलिटिशियन जो है वो साबित हुए हैं। लेकिन क्या सियासत में झूठ बोलना, या वो क्या कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी लगाना, क्या ये जरूरी है? क्योंकि आपको याद होगा 24 दिसंबर को जब उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाता है काबीना की तरफ से, और एक प्रोग्राम के अंदर उनसे स्पेसिफिकली पूछा भी जाता है कि क्या आप लंदन जाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका जाना चाह रहे होते हैं अपनी बहन और बहनोई की अयादत के लिए। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा था, पहले आप उसका जवाब सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लूंगी कि इसको मैं क्या बोलूं। एक ब्रेक, सॉरी जरा शॉर्ट दिखाइएगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं।
فلائٹ آپریشنز بند ہے، مگر کیا آپ نواز شریف صاحب سے لندن میں ملتے ہوئے واپس آئیں گے امریکہ سے؟ نہیں، لندن میں تو لاک ڈاؤن ہے مکمل، تو میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں، وہاں تو فلائٹس بھی نہیں چل رہی، تو میرا تو امریکہ جانے اور واپسی کا پروگرام ہے۔ آج کل ہر جگہ مختلف قسم کے لاک ڈاؤنز ہیں، کوارنٹین ہیں، تو مجھے تو 15 دن کی مہلت ملی ہے، تو اسی کے اندر واپس آنا ہے، تو ایسا کوئی پروگرام ہے نہیں۔ لاک ڈاؤن ہے، کوارنٹین ہے، میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، 15 دن کی مہلت ملی ہے، آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کر دیا جسٹ ان کیس کہ if you have not heard it properly۔ تو سلمان عابد صاحب، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کوئی سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، بائی الیکشنز کے حوالے سے کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہیں میاں صاحب کا، کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ ایک تو کون سا ایسا پیغام ہے جو مریم نواز صاحبہ کو تھرو فون واٹس ایپ نہیں ملا ہوگا جو شاید خاقان عباسی صاحب لے کر آئے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا جو مجموعی مزاج ہے، چاہے اس میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، سب لوگ مختلف اوقات میں مختلف قسم کی گفتگو کر کے پھر اپنی ہی بات کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں مختلف انداز سے۔ یہ پاکستانی سیاست کا ایک ڈائلیما بن چکا ہے کہ ہم جو اپنی باتیں کرتے ہیں اس پہ مستقل بنیادوں پہ قائم نہیں رہتے، ہم بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات آج ہم نے کی ہے بس وہ امپورٹنٹ ہے، کل کیا کہہ رہے تھے اس بات کو بھول جائیں۔ اور یہ کانٹراڈکشن آپ کو ہر بڑے سیاستدان میں بھی نظر آئے گا، ہر جماعت کے اندر بھی نظر آئے گا، چاہے وہ اس وقت حکومت میں اور اپوزیشن میں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ مجھے بتائیے، کل میں خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا اپنے حامد میر کے شاید پروگرام میں، اس میں تو انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا میری نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور میں مل سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک سفری حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کنیکٹ ملا۔ وہ لندن میں تھے۔ جی، اچھا، اب اگر ملے بھی ہیں، مجھے اگر میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے، پیچھے پسے پردہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اچھا کون سی ایسی بات ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں؟ پیپلز پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے آفیشلی کہ اس نے سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، انہوں نے بائی الیکشن کے اندر بھی حصہ لینا ہے، اور کل کے بھی اجلاس میں یہ طے ہوا کہ ہم جو ہے تحریک عدم اعتماد کے کھیل میں نہیں حصہ بنیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تینوں باتیں ہو گئیں، پھر تحریک چلانے کے بارے میں بھی دیکھیے، وہ جو فضل الرحمان نے کہا تھا کہ پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، اس کا بھی کل پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ اپنا موقف لیا ہے کہ نہیں جی ہم تو اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اسلام آباد ہی روایت ہے۔ اچھا، اب کون سا ایسا پیغام ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو جیسے آپ نے کہا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ اچھا، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے تو میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا اور محمد زبیر کا جو معاملہ چلا، مریم کا چلا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ کوئی ایسی چیز جو وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، جو لوگ کل سے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی پیغام لے کے آئیں، اس کے بعد پاکستانی سیاست میں کوئی کھلبلی بچ جائے گی اور حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بڑی چیز ایسی ہے خاقان عباسی صاحب کے پاس جس سے وہ آ کر یہاں کوئی حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا کر سکیں۔ ابھی تو جو سب سے بڑا کرائسس ہے پی ڈی ایم کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے متحد کرنا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے اندر سے مختلف وائسز جنریٹ ہو رہی ہیں اس کو کیسے ایک وائس کے اندر لے کے آنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی تین مختلف انداز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کیسے ایک ایجنڈے کے اوپر آئیں گے اس کی کوئی شکل ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ ایک ماہ پہلے پی ڈی ایم ایک بڑی طاقت کے طور پر آپریٹ کر رہا تھا، لیکن آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پی ڈی ایم کے انٹرنل کانٹرڈکشن بہت بڑھ گئے ہیں، اور وہ جو استعفوں کی بات تھی وہ بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ خود خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این میں کوئی بڑا اتفاق رائے نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ پہ کام کریں گے، اور فضل الرحمان بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپیرنٹلی اس کے اوپر اگری کرتے ہوئے نظر آئے۔ جی، وہ ایگری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا تھا کہ فوری طور پہ دسمبر، جنوری، 31 جنوری حکومت گرانا چاہتے ہیں، وہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا پلان شاید خاقان عباسی صاحب پاکستان میں لے کے آئیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں نیب کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ خواجہ آصف صاحب کا کیس کتنا فالو کر رہے ہیں، لیکن obviously 10 days کا ریمانڈ وہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ وہ کیس فالو کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی لوگ جو کہ اس پوری کارروائی کو فالو کر رہے ہیں، آج ڈیفینیٹلی دے وڈ ہیو اے بگ اسمائل آن دیئر فیس، کیونکہ آج جو عدالت میں ہوا، آج تو بلکہ وہ جو فاروق نائک صاحب ہے جو ان کے وکیل ہیں خواجہ آصف صاحب کے، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2019 میں کیس بنایا، ہم نے obviously ادھر عدالت کے اندر تسلی تشفی کرائی، لیکن پھر بھی نیب نے ادھر لاہور کے اندر کر کے گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی۔ اب جب یہ مکالمہ چل رہا تھا تو جج صاحب نے آئی ایم شیور کہ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا تب لانگ مارچ کی آواز نہیں آ رہی تھی نا، تب لانگ مارچ نہیں ہونا تھا نا، تو اسی لیے، اور اس کے بعد پورا جو کمرہ تھا وہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ سو کوسچنز آر بین ریز آن دا کارکردگی نیب کی، اور آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیب کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ نہیں، دیکھیں، میں کوئکلی میں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے سوال کا کوئی جواب یہ ہے کہ وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں چیئرمین نیب اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ روز ان کی ایک پریس ریلیز آتی ہے، وہی روایتی پریس ریلیز، ٹھیک ہے نا۔
मैं समझता हूँ उन्होंने केसेस बढ़ाने का एक, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इशारा किया कि उन्होंने उसका केसेस की जो फाइल है उसका पेट बहुत भर लिया है, 1300 केसेस अब टोटल जा रहे हैं, लेकिन फैसला किसी का नहीं आ रहा। शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली, 1 रुपया इनकी जो हार्डकोर ये फैमिली उनसे अभी तक रिकवर नहीं किया, किसी के बड़े केस का फैसला नहीं आया। तो मेरे ख्याल में कि ये चेयरमैन नैब को आपके इस प्रोग्राम से मेरा मैसेज ये है कि आप ये रोज बड़ा जो आप मीटिंग कर रहे हैं, डीजीज को अपना काम करने दें, और लोग ये चाह रहे हैं अगले 8 महीने में एक मेगा केस का हमें आप फैसला करवा दें, और यही लोग चाह रहे हैं कि जनाब कुछ जाने से पहले कोई कन्विक्शन हो, पता लगे कि हाँ भी केस अपने फाइनल कंक्लूजन तक जो है वो पहुंचा थ्रू नैब, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि अब ये है कि वी हैव टू लुक, देखना कि अगला चेयरमैन नैब वो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुशावरत से ही आएगा, वो देखते हैं वो क्या भी क्राइसिस आता है। अब जो मैं बात वो मुशावरत कब होगी, वो कैसे होगी जी, वो दैट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। नैब ने रिकवरीज की है, वो सारा हुआ है, लेकिन जो मेन चीज लोगों का फोकस है ना, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के केस के बारे में आपको बता दूं कि मेन उनका भी यह है कि वो अपना मनी ट्रेल नहीं बता रहे, वो डिटेल नहीं बता रहे, जो उन्होंने करोड़ों रुपए जो है उनके अकामा के बेसिस पे जो फॉरेन कंपनीज हैं दुबई वाली, तमाम उनके मामला, वो ही फेल टू गिव दैट मनी ट्रेल, वो नहीं बता रहे। और कल तो मैंने खबर दी 46 अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स अपना शहबाज शरीफ के, अबाउट 100 अकाउंट्स जो है, देखे ना व्हाइट कॉलर क्राइम में पाकिस्तानी नैब ने ये क्रेडिट दें, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली, 20 साल हो गए। तो ना यू हैव सर्व्ड फॉर नैब, और शुरू में हर केस में यही होता है कि ऐसे हो गया, ये सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, और एंड के ऊपर कुछ नहीं निकलता, नैब को पसपाई का सामना करना पड़ता है। जिस तरफ लेके आ रहा हूँ अब देखें, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर आपको इमरान खान पे लेके आ रहा हूँ। आप अभी तक लोग जो है इमरान खान को समझ नहीं सके, मैं भी शायद पूरा नहीं समझ, लेकिन इतना मुझे पता है वो रवायती सियासतदान नहीं है, और यही वजह है कि वो एक शख्स है, यहाँ पे 11 पीडीएम के हेड्स हैं, वो वन मैन गवर्नेंस क्या, वन मैन फाइटिंग ऑल माफियाज इन पाकिस्तान, शुगर माफिया, आटा माफिया, वीट माफिया, फला माफिया, पावर माफिया, वो नहीं चलने देंगे। तो जाहिर बात है, आई एग्री, देखें प्राइसेस का मामला है, लेकिन इस साल जनवरी में इन्फ्लेशन केम डाउन टू 6%। आई एम ग्लैड, वैसे तो पीडीएम ने बहुत शोर मचाया, हल्ला गुल्ला बड़ा हमने एंजॉय किया पिछले 2.5 महीने, लेकिन एक प्रेशर पड़ा इमरान खान पे कि यू गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। तो हमें ये नजर, बाकी जो प्राइसेस अप डाउन होती हैं ये साइक्लिक है, ये सीजनल है, ये चेंज होता रहता है, सप्लाई एंड डिमांड के चक्कर है, तो वो मेरा ख्याल है ये रूटीन है। पावर फेलियर पीछे हुआ, आपने तो रूटीन है, सीजनल है, ये चीजें ऊपर ऊपर जा रही है, नीचे क्यों नहीं आ रही ना ब्रिगेड साहब? आप मुझे बताएं कौन मेरे जाते हैं ना, मैं सवाल खड़ा कर, पेंशन आ जाती कौन सी गवर्नमेंट है, किस गवर्नमेंट, लोगों को लाइन में लग के तो पेंशन भी लेनी पड़ती है। जनरल जिया के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में, पीपल्स पार्टी पीएमएल, किसके दौर में कीमतें नीचे आई हैं? हमेशा कीमतें हैं गॉन अप प्रोग्रेसिवली इन पाकिस्तान, मैं मानता हूं। तो ये एक फिनोमेना है, ग्लोबल फिनोमेना भी है, यहां पे भी हो रहा है, माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को। आप अभी चीनी पे हो गया को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? भाई ये तो मैं कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है, देयर सो वेल एम्बेडेड, देयर एवरीवेयर, देयर इन योर स्टूडियो आल्सो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर आपने खुद ही तो कहा कि इमरान खान साहब ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इमरान खान साहब कोई समझ नहीं सकता, वो अकेले इमरान खान साहब आपके रिकॉर्ड, और आप सही कह रहे हैं कि 11 पार्टीज के 10 जो पार्टी और 11 सरबराहान को टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, तो माफियाज को क्यों नहीं दे सकते टफ कॉम्पिटिशन? जो शख्सियत हर गवर्नमेंट में मौजूद होती हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी है, मैं समझता हूं देयर एक्सटेंशन ऑफ द माफिया, वो कंट्रोल उनका खत्म नहीं हुआ, वो दे स्टिल देयर टू मैनिपुलेट। और एक शख्स जो चाहता है कि इनका किला कम किया जाए, इनको खत्म किया जाए, ही इज फाइटिंग। वो पता नहीं क्यों नहीं खत्म कर रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बात करते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सलमान आबिद साहब एंड लतीफ चौधरी साहब मेरे साथ आज एक्सक्लूसिवली कॉन्वर्सेशन में बने हुए हैं। लतीफ चौधरी साहब, वो जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं हमारे, ये सलीम मांडवी वाला साहब, वो पहले जो एक उनकी लड़ाई थी वर्सेस जो नैब थी, जबानी जंग, वो अब कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर गया, रेफरेंस उनके ऊपर दायर हो गया है। अब उनका शौक पूरा हो गया। जो नैब के ऊपर बड़ी बड़ी एक्सटेंसिवली वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, और जो बाकी जो अपोजिशन जमातें थी जिसमें पीएमएलएन शामिल है, जिसमें ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान की भी पार्टी, वो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई दिस इज द राइट वे टू एड्रेस नैब। अब उनको तसल्ली तशफ़ी हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में अगर मैं एक बात कहूँ ना, बिनिश, सच्ची बात है कि एज यू सॉ सो शैल यू रीप।
पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे जरदारी साहब भी तोप चीज समझते हैं ना, अब खूंडी लेके फिर रहे हैं। तो जब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को गिराने के मामले में ये खुद आ गए, एक मेंबर आपका वहां पे रुकन नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैंने असेंबली तोड़नी है, तो फिर अब भुगते। सलीम मांडवे वाला को क्यों आपने चेयरमैन नहीं बनवाया? चेयरमैन सेनेट बनवाना था ना आपने, बाद में फिर आपके पास रास्ता ही कोई ना बचा। जब एक नवाज शरीफ ने आपको एक ऑफर किया, रज़ा रब्बानी की ऑफर की, रज़ा रब्बानी की, तो आपने कहा जी मैं नहीं चाहता। तब तुम नहीं चाहते तो फिर लोग तो चाहते हैं ना। उन्होंने पहले आपको भी रगड़ा है, फरियाल को, तालपुर साहिबा को भी फैसला महफूज हो गया, वहां पे भी जेल में उनको रखा है। यही कुछ करवाना था ना इन्होंने आखिर पे आके। पीपल्स पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया, बिलावल की सियासत को भी नुकसान पहुंचाया और डिप्टी चेयरमैन चूंगे चो ले लिया। तो डिप्टी चेयरमैन साहब होना देते भी पता उन्होंने चल गया सी कि मेरे से आ गई बारी, क्योंकि जब ये कहानी शुरू हुई उन्होंने प्रेशराइज अपनी तरफ से सेनेट मुंतखब अदारा थे, केड़ा मुंतखब अदारा है, यहाँ पे तो हाथ खड़े हुए थे और बाद में जब खुफिया बोर्ड डाले तो पता चला कुछ और निकल गए। तो ये मुल्क जादू नगरी है। तो उन्होंने जो कुछ किया जरदारी से और नवाज शरीफ से बदला लेने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने गलत टाइम चूज किया बदला लेने के लिए। तो जो जिनसे कोई डील करनी थी, तो मांडवी वाला भी अब थोड़ी सी कर लें, उनको शायद थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाए बतौर बीइंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस डिप्टी चेयरमैन के। तो वो है, तो वहां पे भी एक बात आपको बता दूं, पंजाबी दे विच कहंदे ने कि जीदारा नु कादे झाके, चोरियां शोरियां डाके शाके। तो ये पंजाब का कल्चर है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। सिंध वाले डरते हो, वो मांडवी वाला सरमायादार आदमी है और मम्मी डैडी होते हैं ना, थोड़ी सी जेल में इनको तकलीफ होती है। तो असूली तौर पे होना कुछ नहीं है, उनका बच्चा बथेरियां मौजा कर ली हैं, ठीक है ना जी, बतौर चेयरमैन। तो अब थोड़ा सा कष्ट काटो, नवाज शरीफ के साथ डील करने का नतीजा, अब चेयरमैन भी बन गए तुम। नहीं, लेकिन जो पीडीएम की डिसीजन है उसके ऊपर तो ये तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी हाईजैक कर रही है, पीपल्स पार्टी की ही मानी जा रही है, पीपल्स पार्टी इज द वन जो है वो शॉट्स कॉल कर रही है। हालांकि वो अलग बात है कि मौलाना फजलुर रहमान सारा करता रहता है, ही इज द मेन मैन, लेकिन बातें तो पीपल्स पार्टी की मानी जा रही है। ये अभी पीडीएम का नहीं कर रहा, अब तो जरदारी साहब को भी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई, बहुत सी चीजों का उन्हें अब पता चल गया कि वो क्या पता चला कि लास्ट एड्रेस के ऊपर वो जो मोहतरमा शहीद की बरसी पे, उस पर तो वही कह रहे थे कि हमसे सीख लो, हमें ना बताओ कि क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो। तो यही कह रहे थे ना कि सानू देख के सीख लो साडा हाल। नहीं, हमें तो लगा कि पीडीएम के लिए मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या लगा किसके लिए मैसेज दे रहे हैं? वो उन्होंने सबको ही कहा था कि सानू देख लो, बीमारी हालत च आ गए हैं असी, तो हमसे जो वादे किए गए थे, क्योंकि उधर तो वादा वफा करना होता ही नहीं ना। एक बंदा ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि बगैर जंगली रिटायर हो गए, तो ये कोई पता नहीं। सलीम मांडवी वाला इज अंडर फायर, तो वो थोड़ा सा कष्ट काटे। वैसे आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज़ ही इज अ वेरी, उन्होंने कभी कोई गलत किस्म की गुफ्तगू नहीं की, वेरी डिसेंट टॉक जब उन्होंने बात की है। लेकिन इस तरह की बात करना कि जी चेयरमैन नैब को अगर वो नहीं आएंगे सेनेट के अंदर तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस तरह की खबरें भी मैंने पढ़ी। हाँ एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब है अब जबकि रेफरेंस दायर हो गया, भाई गो एंड फेस द लॉ, अपने आप को वहाँ पे साबित करें। लेकिन मैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी खबर यह है कि 2 दिन से वो बहुत परेशान है। उसकी वजह ये, उनकी परेशानी ये है कि फौज मुझे सिर्फ चाय पानी पर टरका देगी, जबकि माजी में जितनी मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने तो जनाब जो कुछ मेरे पे, जिनसे मैंने उनसे जो मराहत ली, हर किस्म की मराहत ली, अभी सिर्फ चाय पानी पे फौज ब्रिगेडियर साहब कुछ नहीं होना फजलुर रहमान नु भी एवें ताड़ी ख्याल जे सुलह हो गई। देखिए बात सुनो, मैं आज आपके प्रोग्राम में मराहत कैसे दे सकती है? भाई देखिए ये होता रहा ना, ठीक गलत है लेकिन होता रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये तमाम मीडिया ने एक्सपोज किया कि क्या क्या उनको मराहत मिली है। मैं आज आपके प्रोग्राम में क्विकली टाइम थोड़ा एक चीज इंकशाफ कर देता हूँ। एक रिटायर्ड ऑफिसर साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जनरल मुशर्रफ के दौर में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो कहते हैं कि हम जब उनके पास ले जाते थे कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, जो भी चीज थी, वो कहते थे भी मुझे ना बताओ उसमें क्या लिखा, मुझे बताओ साइन किधर करना है। मतलब
ये उनकी हालत थी। अच्छा मुझे वो ये बताएं, कदमों में अब आपने बैठ जाते मौलाना हैं। साहब का जिक्र हम छेड़ हर दिया है, तो हुकूमत मुझे के ये कदमों बताइए में कि वो बैठते सेनेट हैं। में आ रहे हैं कि खामोश नहीं आ रहते रहे? हैं। जी, सेनेट में आ रहे हैं कि नहीं आ बड़ी रहे? अच्छी बात की, मैं ये पॉइंट लिख के भी लाया हूँ। अच्छा मैं ये जल्दी से समझता बता हूँ दें। मौलाना नहीं होमवर्क करके आते हैं। ये ना समझे या कुछ मत होमवर्क। कोई ये ना समझे कि ये सवाल फिक्स है। थैंक यू वेरी मच, आपने वो एकदम कर दिया। सर आपके साथ मेरा कोई सवाल फिक्स नहीं हो सकता। दिनेश, अपने आप को बचाओ। नहीं, मेरा आपके साथ कोई सवाल फिक्स नहीं हो सकता। अच्छा मौलाना साहब सुन ले, मैं एक जुमला क्योंकि बाकी गेस्ट जी, जी। मौलाना फजल रहमान को अगर 1-2 सीटें मिल गई ना, जिसमें वो खुद भी हुए सेनेट में, हाँ। ये सब कुछ मामला खत्म हो जाए। सलमान आबिद साहब लास्ट 1 मिनट फॉर यू। मैं आपको पहले बताऊं, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना सेनेट के इंतखाब में खुद तो हिस्सा नहीं लेंगे, पहली बात तो ये है, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि मौलाना ने जो इशारा किया ना, वो जो इक्तदार का पिज़्ज़ा है जो एस्टैब्लिशमेंट बांटती है, उसमें से वो अपना टुकड़ा मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी इसमें हिस्सेदार बनाए, मैं भी आपका उतने वफादार हूँ जितने बाकी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान की कोई बड़ी बारगेन इक्तदार के कॉन्टेक्स्ट में, कोई इक्तदार की पॉलिटिक्स में उनको कोई भी फौरी तौर पर हिस्सा मिलने वाला है, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात मैं सलीम मांडीवाला के बारे में कह दूँ, देखिए बात यह है कि उन्होंने, जैसे अभी लतीफ़ चौधरी ने भी ठीक कहा, उन्होंने एक बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स का एक कार्ड खेला था। उनका ख्याल ये था कि वो दबाव डालकर उसको न्याय को दबाव में ला सकेंगे, उसमें वो नाकाम हुए। थैंक यू वेरी मच तीनों मेहमानों का। आप लोगों से मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।